फिल्म की शुरुआत होती है इंसानों और एलियंस के बीच हुई बहुत बड़ी जंग के बाद। इस जंग को कोई भी जीत नहीं पाया था, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसी वजह से कॉवेनेंट नाम के इन एलियंस ने इंसानों के साथ एक डील कर ली थी कि ना तो वे इंसानों की कॉलोनीज पर हमला करेंगे और ना ही इंसान उनकी कॉलोनीज पर। अर्थ बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन इंसान अब स्पेस में दूसरी कॉलोनीज और दूसरे प्लैनेट्स पर रहते हैं। इंसानों को हमेशा से पता है कि कॉवेनेंट हमेशा उन्हें धोखा देते रहते हैं, इसलिए अब कमांडर लॉक और उनकी टीम हमेशा कॉवेनेंट पर सीक्रेटली नज़र रखती है। एक दिन ऐसे ही नज़र रखते हुए उनकी नज़र एक एलियन पर पड़ती है जो सेड्रा नाम के इनके इस प्लैनेट पर आया होता है। वो एक ह्यूमन स्मगलर को कोई चीज़ देता है। लॉक की टीम दूर से ही उस चीज़ को स्कैन करती है और उन्हें पता चलता है कि उस चीज़ के अंदर एक बम है। ये देखते ही सब लोग काम पर लग जाते हैं। एक कमांडर जल्दी से जाकर उस ह्यूमन स्मगलर को पकड़ लेता है, जबकि बाकी सब अब उस एलियन के पीछे भागने लगते हैं। एलियन अब शहर की तरफ भाग रहा होता है। ये लोग फौरन शहर की सिक्योरिटी को भी अलर्ट कर देते हैं और लगातार एलियन को रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस दौरान एलियन एक अंधेरी सुरंग के अंदर चला जाता है, जहां पर मुश्किल से सही लेकिन लॉक उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर वो एलियन भी उल्टा लॉक पर वार करता है और उसे गिराते हुए खुद आगे भागकर मॉल के अंदर आ जाता है। लॉक भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और पीछा करते करते मॉल के अंदर पहुंच जाता है। वो एलियन पर हमला करता है और उससे वो बम वापस मांगता है, लेकिन एलियन हंसते हुए कहता है, अरे ये तो अभी शुरुआत है। ये कहकर वो बम को एक्सप्लोड कर देता है। धमाके की वजह से एलियन खुद भी वहीं मारा जाता है और पूरे मॉल और पूरे शहर में एक तेज एनर्जी वेव गुजरती है। देखने में तो ऐसा लगता है कि इस एनर्जी वेव ने कोई नुकसान नहीं किया, कोई इंसान नहीं मरा। लेकिन कुछ ही देर बाद इस एनर्जी वेव का असली असर दिखना शुरू होता है। जो लोग इस एनर्जी वेव के कांटेक्ट में आए थे, अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और लोग गिरने लगते हैं। उनकी वेन्स फूल जाती हैं और नीली पड़ जाती हैं। इस समय लॉक के जो एजेंट्स उस बम और एलियन के सबसे ज़्यादा करीब खड़े थे, वे भी उस एनर्जी वेव के शिकार हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भी जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उन दोनों ऑफिसर्स का इलाज शुरू हो जाता है और यहाँ कर्नल लॉक की पूरी टीम का भी चेकअप करवाते हैं कि कहीं वे लोग भी तो बीमार नहीं हो गए। किस्मत से इन दो लोगों के अलावा बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ ही मिनटों में हॉस्पिटल बुरी तरह भर चुका था। साइंटिस्ट्स उन्हें एक और बात बताते हैं कि इस बम के असर से सिर्फ इंसानों की ही हालत खराब हो रही है और वे तेजी से मर रहे हैं। इंसानों के अलावा इस प्लैनेट पर रहने वाली किसी भी और क्रीचर, जानवर या पौधों पर इस बम का कोई असर नहीं हुआ। यानी कॉवेनेंट एलियंस ने बहुत सोच समझकर यह चाल चली थी, सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। बॉम्ब की उस एनर्जी वेव के अंदर एक बायो एजेंट था जो इंसानों के डीएनए पर हमला कर रहा था। इनके इस हमले से कर्नल को कॉवेनेंट का बाकी प्लान भी समझ में आने लगता है। वो कहते हैं कि अगर कॉवेनेंट को ये पता चल गया कि उनके इस हमले से इंसान तेजी से मर रहे हैं, तो वे अगला हमला अब अर्थ पर करेंगे, जहां सबसे ज़्यादा इंसान रहते हैं। सबसे पहले तो इन्हें ये बात छुपाकर रखनी थी कि उनका हमला कामयाब हो गया है, और दूसरा उनका सबसे बड़ा मिशन था उस बायो एजेंट का सोर्स ढूंढना जिससे वे इस तरह के बम तैयार कर रहे थे। कर्नल और कमांडर लॉक ये प्लान बनाते हैं कि वे उसी बायो एजेंट के सोर्स को ही तबाह कर देंगे ताकि इंसानों को आगे कभी उस सोर्स से खतरा न रहे। कॉवेनेंट के इस हमले से कर्नल की अपनी बेटी भी मर चुकी थी। इसी वजह से बदला लेने की आग अब उनके अंदर और भी ज़्यादा भड़क चुकी थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो स्मगलर जो एलियन के साथ मिला हुआ था उसे भी पकड़ लिया गया था। बहुत मार खाने के बाद वो इतना बताता है कि ये बायो एजेंट अल्फा हैलो के एक टुकड़े से आता है। ये एक टूटी हुई वेपन रिंग थी जो एक बहुत गर्म रेड जायंट स्टार के गिर्द घूम रही थी। ये अल्फा हैलो एक ऐसी जगह थी जिसे सब हेल भी कहते थे। खैर, अब इन्हें अल्फा हैलो पर जाना था, वहां से उन इंसानी स्मगलर्स को पकड़ना था जो एलियंस का साथ दे रहे थे, कॉवेनेंट के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने थे और उस खास जगह को भी तबाह करना था जहां से वो बायो एजेंट निकाला जाता था। मिशन इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अल्फा हैलो रेड जायंट स्टार के बहुत करीब था और उस स्टार की गर्मी इंसानों को पल भर में जलाकर मार सकती थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो ये काम सिर्फ 16 घंटों में रात के वक्त के अंदर अंदर पूरा करेंगे। प्लान तैयार करने के बाद आखिरकार वे लोग रिंग के उस टुकड़े पर पहुंच जाते हैं। उनकी स्पेसशिप वहां लैंड नहीं करती, बल्कि सभी लोग स्पेसशिप से जंप करके नीचे आते हैं और स्पेसशिप वहां से लौट जाती है। ये जगह बहुत सुनसान और खतरनाक थी। यहीं पर टीम को स्मगलर्स का जहाज भी मिलता है जो खाली था, लेकिन वे देखते हैं कि उसका इंजन बहुत ज़्यादा गर्म है,
जिसका मतलब ये था कि ये लोग अभी अभी यहाँ आए होंगे। इन्हीं के जहाज के साथ इन्हें कुछ पैराशूट भी मिलते हैं और वे सोचकर हैरान हो जाते हैं कि स्मगलर्स यहाँ घोड़े कैसे लेकर आए, क्योंकि स्पेसशिप या कोई गाड़ी तो इस जगह पर चल नहीं सकती थी। तो ये स्मगलर्स अपना पूरा सफ़र और सारा काम घोड़ों के जरिए करते थे। घोड़ों के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए ये टीम एक केव के अंदर पहुंच जाती है, जहां उन्हें 2 स्मगलर्स मिल जाते हैं और वो बायो एजेंट भी मिल जाता है जिसे वे लोग निकाल रहे थे। टीम जल्दी से उन स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लेती है, बायो एजेंट को अपने कब्जे में ले लेती है और फौरन अपनी स्पेसशिप को वापस बुला लेती है। जैसे ही उनकी स्पेसशिप वहां पहुंचती है, उनके साथ बहुत डरावना हादसा होता है। उनकी स्पेसशिप पर बहुत सारे छोटे छोटे वर्म्स हमला कर देते हैं। इन वर्म्स का नाम ओलगोलो था। ये आम कीड़े नहीं थे, बल्कि एलियन वर्म्स थे, जो हल्की सी हल्की हरकत को भी महसूस कर लेते थे। इंसान हो, जानवर हो या कोई मशीन, हर चीज़ को खा जाते थे। इस बार भी उन्होंने स्पेसशिप पर हमला कर दिया और अंदर घुसकर पायलट को खा गए, जिसकी वजह से स्पेसशिप आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिर जाती है और तबाह हो जाती है। वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि कुछ ही घंटों में सुबह होने वाली थी। सुबह होते ही वो रेड जायंट स्टार अल्फा हैलो के बहुत करीब आ जाता, जिसकी गर्मी से ये लोग मारे जाते। इन्हीं सोचों के बीच जमीन पर भी लाखों की तादाद में वही कीड़े निकल आते हैं और इनके 3 कमांडर्स पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। अपने आप को बचाने के लिए बाकी टीम स्मगलर्स के साथ पहाड़ की एक दरार के अंदर छुप जाती है। एक स्मगलर बताता है कि ये कीड़े चलती हुई टेक्नोलॉजी की हल्की सी हरकत को भी महसूस कर लेते हैं, इसलिए सब लोग अपनी सारी डिवाइसेस बंद कर देते हैं। जैसे ही ये ओलगोलो इनके पास आते हैं, सब लोग अपना सांस तक रोक लेते हैं और एकदम बुत बनकर खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वर्म्स उन्हें सेंस नहीं कर पाते। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। घंटों का सफ़र तय करने के बाद वे एक जगह थक कर रुक जाते हैं। अब इनके पास स्पेसशिप नहीं थी। स्पेसशिप के जरिए ही वे अपनी कॉलोनी पर रेस्क्यू के लिए मैसेज भेज सकते थे, लेकिन अब वो रास्ता भी नहीं बचा था। तभी लॉक को स्मगलर्स का वो जहाज़ याद आता है जो उन्होंने यहाँ आते समय देखा था, लेकिन उसमें सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी, जबकि ये लोग 9 थे। लॉक कहता है कि हमें अपनी ही शिप को रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सब लोग यहाँ से निकल सकें, लेकिन बिना किसी मदद के उस शिप को ठीक करना लगभग नामुमकिन था। लॉक का दूसरा साथी कहता है कि हम सब टॉस करेंगे और टॉस में जो जीतेगा वही इस जगह से अपनी कॉलोनी की तरफ निकल जाएगा। अब जो भी फैसला होना था वो क्रैश साइट पर ही हो सकता था। वहीं पता चलता कि वे शिप को ठीक कर सकते हैं या नहीं। यहीं पर टीम का एक दूसरा मेंबर सुझाव देता है कि हम स्मगलर्स को ही मार देते हैं, लेकिन स्मगलर कहते हैं कि दूसरी शिप हमारी है, अगर तुम हमें ही मार दोगे तो बाहर कैसे निकलोगे? बाहर जाने के लिए तुम में से भी एक जाएगा और हमारे में से भी एक। इसी बहस के बीच सब आगे बढ़ते रहते हैं कि अचानक उनके एक साथी का ब्रीदर नीचे गिर जाता है। उसके सिग्नल से वहां मौजूद सारे ओलगोलो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और जिस लड़की का ब्रीदर गिरा था उस पर हमला कर देते हैं। उसका साथी जब उसे बचाने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसकी हालत देखकर डर जाता है। कीड़ों ने उसकी आधी बॉडी खा ली थी और उसे मार डाला था। एक छोटी सी गलती की वजह से ना सिर्फ उसकी जान चली गई, बल्कि ओलगोलो अब पूरी टीम के पीछे पड़ चुके थे। उनसे बचने के लिए जब सब तेजी से भाग रहे होते हैं तो लॉक का पैर पत्थरों में फंस जाता है और वो गिर जाता है। गिरने की हलचल को महसूस कर ओलगोलो उसे खाने के लिए जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हैं, लॉक को बचाने के लिए उसकी साथी बहुत होशियारी से अपना ब्रीदर ऑन करके उसे लॉक से दूर दूसरी तरफ फेंक देती है। सारे ओलगोलो उस ब्रीदर की तरफ मुड़ जाते हैं और लॉक बच जाता है। इसके बाद सब लोग काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहते हैं, इस इंतज़ार में कि ओलगोलो अपने ठिकानों पर वापस चले जाएं। अगर वो फिर से चलना शुरू करते तो ओलगोलो उनकी हलचल महसूस कर लेते। इंतज़ार करते करते पूरा 1 घंटा गुजर जाता है। लॉक के एक साथी को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि रात खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे और इतने कम समय में वे क्या क्या कर पाते। अपने आप को बचाने के लिए वो गुस्से में एक स्मगलर को नीचे धक्का दे देता है। कीड़े उसे खाने के लिए नीचे चले जाते हैं और बाकी टीम आगे बढ़ने लगती है। वो जानता था कि उसने बहुत बुरा किया, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें पहाड़ की चोटी पर उनका मरा हुआ साथी दिखाई देता है। वे उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जब बाइनोकुलर से देखते हैं तो पता चलता है कि वो असली इंसान नहीं, बल्कि ओलगोलो का बना हुआ एक इंसानी बुत है जो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खड़ा किया गया था। यानी ओलगोलो ने इनके लिए ट्रैप बनाया था। अगर ये लोग उस बुत के पास पहुंच जाते तो ओलगोलो इन्हें भी खा जाते। इधर दिखाया जाता है कि लॉक का एक साथी रोमांस अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा खुदगर्ज होता जा रहा है। वो अपनी खुदगर्जी सबके सामने नहीं लाना चाहता, इसलिए थोड़ा पीछे हटकर चलता है और अपने एक साथी से कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते। वो साथी मान जाता है।
दोनों अपनी स्पीड कम कर देते हैं और जैसे ही बाकी लोग उनसे थोड़ी दूर चले जाते हैं, रोमास अपने ही साथी को नीचे धक्का दे देता है। आगे बढ़ने पर जब सब लोग रोमास से उसके साथी के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वो तो खुद ही फिसल कर मर गया। थोड़ी देर बाद रोमास एक और साथी को अपने साथ मिला लेता है और अब दोनों मिलकर अपने ही लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए अब मिशन पूरा करना ज़रूरी नहीं था, अपनी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। वो अपने साथियों से कहते हैं कि अपने अपने सारे वेपन्स नीचे गिरा दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। लॉक उन्हें समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम लोग कैसा पागलपन कर रहे हो, लेकिन रोमास और हेगन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। वे बचे हुए स्मगलर को भी अपने साथ मिला लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ताकि स्मगलर की शिप में बैठकर यहाँ से निकल सकें। अब जो लोग पीछे रह जाते हैं उन्हें अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। सब बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन लॉक उन्हें हिम्मत देता है और कहता है कि अभी हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हम जाकर अपनी स्पेसशिप को चेक करेंगे। जब वे क्रैश साइट पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी स्पेसशिप का इंजन अभी भी काम कर रहा है, लेकिन फ्यूल बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है। तब कमांडर कहते हैं कि हम बैकअप पावर सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमांडर मीर और लॉक से कहते हैं कि तुम दोनों निकल जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। लेकिन लॉक कहता है कि हमने तो टॉस करने का फैसला किया था। इसके लिए कमांडर अपनी बेटी का दिया हुआ आखिरी ब्रेसलेट तोड़ते हैं और उसके मोती इन लोगों के हाथ में रख देते हैं। वो कहते हैं जिसके पास सफ़ेद मोती आएगा वो यहाँ से जाएगा और जिसके पास लाल मोती आएगा वो यहीं रुकेगा। लॉक और मीर दोनों के पास सफ़ेद मोती आते हैं और फैसला हो जाता है कि यही दोनों यहाँ से जा पाएंगे, क्योंकि टूटी हुई शिप 2 से ज़्यादा लोगों को लेकर जाने के काबिल नहीं थी। दोनों बहुत दुखी होते हैं कि वे कमांडर को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। कमांडर कहते हैं, मैं जान देते हुए भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी जान के बदले बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी। उनका टूटा हुआ शिप अब वहाँ से निकल चुका होता है। सीन कट होकर हमें दूसरी तरफ स्मगलर की शिप का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पहुँचे पहुँचे रोमस का दम घुटने लगता है। वो अपने साथी का ब्रीदर भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसमें भी ऑक्सीजन कम होती है। दोनों की एनर्जी बहुत लो हो जाती है और स्मगलर मौका देखकर खुद को छुड़वाकर भाग जाता है। जब रोमस और उसका साथी भागकर स्मगलर का पीछा करने लगते हैं तो उनके भागने की हलचल से ओलगोलो फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ रोमस का अपना ही साथी, जिसे उसने पहले अपने बुरे कामों में मिला लिया था, रोमस को धोखा दे देता है। वो अपना बैकपैक ऑन करके रोमस पर फेंक देता है ताकि कीड़े उसके बैग के सिग्नल्स को सेंस करके रोमस पर हमला कर दें। ऐसा ही होता है, कीड़े रोमस को बुरी तरह खा जाते हैं। इसके बाद वही साथी जिसने रोमस को धोखा दिया था, स्मगलर को भी गोली मारकर खत्म कर देता है। उसे ये नहीं पता था कि इस समय गोली चलाकर वो अपने ही लिए गड्ढा खोद रहा है। गोली की आवाज़ से ओलगोलो फिर वहां आ जाते हैं और उस पर भी हमला कर उसे खा जाते हैं। उधर मीर और लॉक, जो अपनी स्पेसशिप उड़ाकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, ओवरहीट और डैमेज की वजह से दोबारा क्रैश कर जाते हैं। उनकी गिरने की हलचल से ओलगोलो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तभी पीछे से कमांडर, जिसने यहीं रुकने का फैसला किया था, अपनी डिवाइसेस ऑन करके सारे ओलगोलो को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इस तरह मीर और लॉक को मौका मिल जाता है कि वे अपनी स्पेसशिप से निकलकर स्मगलर की स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाएं। रात का आखिरी वक्त चल रहा होता है। हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगती है, यानी सुबह होने वाली थी और रेड जायंट स्टार वहां आने वाला था। जैसे ही वे लोग स्मगलर की स्पेसशिप ऑन करके ऊपर उड़ते हैं, वे देखते हैं कि अल्फा हैलो अब लाल रोशनी में घिर चुका है, क्योंकि रेड जायंट स्टार उसके बहुत करीब आ चुका था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और इसी समय वे देखते हैं कि अल्फा हैलो पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये धमाका कमांडर ने ही किया होगा, उस बायो एजेंट को और खुद को, दोनों को एक साथ खत्म करने के लिए। इन लोगों को इस बात का दुख तो रहता है कि उनके कमांडर की जान उनकी वजह से गई, लेकिन वे इस बात से खुश भी होते हैं कि अब वो बायो एजेंट हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, जिससे इंसानों को मारा जा सकता था। इंसानियत अब हमेशा के लिए बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।